नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास है वो एमए और बीए के ऊपर आधारित है। एसेंट हिस्ट्री में हम देख रहे हैं और हम गुप्त वंश के ऊपर अपनी जो क्लास है वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि गुप्त वंश के ऊपर हमारा जो क्लास है वो पर डे हो रहा है। तो हमने गुप्तों के बारे में देखा, उनके जो तमाम हमने शासकों थे, जितने भी शासक थे हमने देखा, गुप्त वंश के जितने भी शासक थे उनके ऊपर हमने देखा। और हमारा लास्ट शासक यानी कि देखेंगे कि जो हमारा लास्ट शासक है गुप्त वंश का, उनके ऊपर हम देखेंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा स्कंदगुप्त के ऊपर आधारित है। स्कंदगुप्त पर आधारित है। तो हम इन्हीं के बारे में आज जो है वो अपना क्लास हम करेंगे, यानी इनके ही ऊपर जो हमारा बिंदु है वो हमारा रहेगा। तो जैसा कि आप सभी को बता दें, इनका जो टाइम पीरियड है वह हमें 455 से लेकर के 455 ईस्वी से लेकर के और हमारा 467 ईस्वी तक का देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे 467 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो टाइम पीरियड है वह 455 से लेकर के 465 ईस्वी तक हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हमने इनके पहले देखा था, यानी कि हमने जब कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा था तो हमने बताया था वहां पे कि कुमारगुप्त के शासन काल में जो हुड़ थे, हमें दो जातियों का वर्णन देखने को मिलता है। हुड़ों के ऊपर देखने को मिलता है। तो हुड़ों के कारण ऐसा में माना जाता है कि जो गुप्त वंश का हमारा पतन हुआ है वह हुड़ों के कारण है। और उसमें तमाम जो गतिविधियां हैं वो हम आगे देखते हुए चलेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमने देखा था कि कुमारगुप्त के शासनकाल में, कुमारगुप्त के शासनकाल में हमें एक पुष्यमित्र जाति का वर्णन देखने को मिलता है। पुष्यमित्र जाति, पुष्यमित्र जाति। आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पुष्यमित्र जाति है यह पुष्यमित्र वंश नहीं है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हमने पुष्यमित्र वंश पहले ही पढ़ रखा है। और ये पुष्यमित्र जाति है, यानी कि एक शाखा के रूप में इन्होंने पाटलिपुत्र पे जो है वो आक्रमण किया था। उसके बाद इन्होंने जब पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया तो उसके बाद हमें वर्णन देखने को मिलता है कि जो पाटलिपुत्र की राजलक्ष्मी थी, यानी कि जो लक्ष्मी कह सकते हैं, वैभव कह सकते हैं, वह वहां इन सभी से रुष्ट हो गई थी। यानी कि पाटलिपुत्र की कह सकते हैं गुप्त वंश की राजलक्ष्मी इनसे रुष्ट हो गई। इनसे रुष्ट हो गई थी, जिसको मनाने के लिए हम देखते हैं कि जो स्कंदगुप्त है वह 3 रातों तक जमीन पे सोते हैं। और उन पे इन सभी बातों को हमने पहले ही क्लास में देख लिया है। तो आपको बता दूं कि स्कंदगुप्त ने इनको मनाने के लिए, यानी कि अपने वैभव को वापस लाने के लिए 3 रात तक जमीन पे सोते हैं। स्कंदगुप्त ने 3 रात तक जमीन पे सोया था। तो मैं आपको इसलिए थोड़ा सा इसके आगे का बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको कांटेक्ट करने में थोड़ा सा आसानी हो, ताकि आप समझ पाए कि हमने पहले जो क्लास थे उसमें क्या पढ़ा था और अभी का जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। तो उसमें मैं आपका थोड़ा सा एक जो कॉन्टेक्ट लेवल है वो आपका बनाता हुआ चला ताकि आपको समझ आए कि कुमारगुप्त के बाद जो स्कंदगुप्त थे वो हमें देखने को मिलता है। ऐसा पुराणों में हमें वर्णन देखने को मिलता है कि स्कंदगुप्त ने जो पुष्यमित्र जाति थी इनको परास्त कर दिया था। और उसके बाद इन्होंने जब इसको परास्त किया तो ये अपनी माता से मिलने जाते हैं, जैसे कृष्ण, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है जैसे कृष्ण देवकी से मिलने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से ये अपनी माता से मिलने स्कंदगुप्त जाते हैं। लेकिन इनकी जो माता थी वह विधवा हो चुकी थी उस समय, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष में ये भी देखने को मिलता है कि जो कुमारगुप्त थे उस समय उज्जैन, मैंने आपको बताया था कि गुप्तों के काल में जब हम देखते हैं
तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो पाटलिपुत्र है यानी कि जो मगध महाजनपद है उसकी दो राजधानियां थी। मगध की दो राजधानियां थी, पहली थी पाटलिपुत्र जो कि आप सभी जानते हैं पाटलिपुत्र, और जो दूसरी थी वह थी उज्जैन, उज्जैनी, उज्जैनी। जो उज्जैनी थी यहाँ पे उस समय कुमारगुप्त गए हुए थे, यानी कि जो उज्जैनी थी वहां पे कुमारगुप्त जो थे वो गए हुए थे, और जो स्कंदगुप्त थे इन्होंने इस जाति से, पुष्यमित्र जाति से युद्ध किया और इनको परास्त किया और इनको बाहर खदेड़ा। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने राजलक्ष्मी यानी कि जो राजलक्ष्मी थी उनको इन्होंने मनाया और फिर से गुप्तों का जो वैभव था उसको वापस लाया, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। अब हमारी जो क्लास है, अब हम स्कंदगुप्त के बारे में देखेंगे कि इनकी प्रारंभिक जीवन कैसी थी, इनके बारे में जो जानकारियां देखने को मिलती है वो हम देखेंगे। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका जो टाइम पीरियड है वो 455 से लेकर 467 ईस्वी का है, यह हमें देखने को मिलता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यह गुप्त वंश के आखिरी महान शासकों में से एक है। यह गुप्त वंश के अंतिम महान शासक हैं, शासक हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो गुप्त हैं वो 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी 3 भागों में बढ़ जाते हैं। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश 3 भागों में विघटित हो जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनका जो हमें देखने को मिलता है कि गुप्त वंश का जो हमें आखिरी चरण देखने को मिलता है वो इन्हीं के शासन काल तक देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त वंश का जो पतन है वह स्टार्ट हो जाता है, और हमें तमाम जो इनके बारे में जानकारियां देखने को मिलती है वो इसी काल में हमें देखने को मिल जाती है। हम इसमें देखते हुए चलेंगे कि गुप्तों के बारे में जो जानकारी हमें देखने को मिलती है उसमें क्या क्या है। स्कंदगुप्त के बारे में देखेंगे कि उन्होंने अपने हुडों को कैसे परास्त किया था, और उन्होंने जो ये जाति थी इसको कैसे परास्त किया था, तो वो हम देखेंगे। जिस समय हुडों का आक्रमण माफ कीजिएगा, जिस समय पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ था उस समय जो स्कंदगुप्त थे वो पाटलिपुत्र में रह रहे थे। स्कंदगुप्त पाटलिपुत्र में थे, और उस समय जो कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त जो थे उज्जैनी में थे। उज्जैनी में थे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि पाटलिपुत्र में उसमें स्कंदगुप्त थे, उसमें स्कंदगुप्त ने ही इनकी राजलक्ष्मी को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य के वैभव को इन्होंने वापस लाने का जो कार्य है वह स्कंदगुप्त ने ही किया था। स्कंदगुप्त को ही कई विद्वान हैं जो इनको इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक मानते हैं। और मैंने कुमारगुप्त के बारे में आपको बताया था कि कुमारगुप्त जो थे उन्होंने ना तो 1 इंच भूमि को गवाई थी और ना ही 1 इंच भूमि का कह सकते हैं कि इन्होंने जीता था, ना तो 1 इंच भूमि को जीता था, ना ही 1 इंच भूमि को इन्होंने गंवाया था। तो कुमारगुप्त के बारे में यह वर्णन देखने को मिल जाता है कि इन्होंने अपने जो साम्राज्य था उसको जैसा था उसी अनुरूप उसको रखा था, यानी कि उसमें से 1 भी इंच जो है वह कम ना हुआ था ना ही ज्यादा हुआ था। ना तो इन्होंने किसी राज्य को जीता था और ना ही इन्होंने किसी राज्य पर अपना जो है शासन स्थापित किया था, ना ही किसी राज्य को इन्होंने खोया था। उसके बाद हम देखेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त के शासन काल में हमें 2 युद्धों का वर्णन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दी कि पुष्यमित्र जाति थी, पहली पुष्यमित्र जाति के साथ इनका जो वर्णन है हमें देखने को मिल जाता है कि इन्होंने किस प्रकार से इनसे युद्ध किया था। अपनी राज्य लक्ष्मी को, जो राज्य की जो लक्ष्मी थी उनको इन्होंने मनाया था जो कि रूठ गई थी, और इस कारण इन्होंने 3 रातों तक जमीन पे इन्होंने सोकर बिताया था, और इस कारण से फिर उसके बाद इनकी जो वैभव है वो वापस आती है। उसके बाद जब यह पुष्यमित्र जाति को परास्त करते हैं तो उस समय उज्जैन में
कुमारगुप्त रहते थे, रह रहे होते थे, उसमें उनका जो आक्रमण था वो आक्रमण के साथ ही अपना कार्य कर रहे थे, यानी कि आक्रमण जो था उससे युद्ध में उसमें व्यस्त थे, और इनको पता चला कि इन्होंने जो पुष्यमित्र जाति है उसको परास्त कर दिया, तो ये बड़े ही खुशी हुए, गौरवान्वित हुए, इस कारण हमें इनका देखने को मिल जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे इनके बारे में। यह गुप्त वंश के अंतिम महान शासक सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके बाद ही जो गुप्त वंश है वो हमें 3 खंडों में विभाजित होने को दिख जाती है। और एक बात मैंने आपको बता दी कि यह कुमारगुप्त के बाद शासक बने थे। ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि इसी बीच एक और शासक थे, एक और राजा थे गुप्त वंश के जिन्होंने शासन किया था, लेकिन उनके बारे में हमें जानकारी नहीं देखने को मिलती। कई ऐसे विद्वानों में हमें मतभेद देखने को मिल जाता है कि जो कुमारगुप्त के बड़े पुत्र थे, कह सकते हैं इनके बाद इनकी मृत्यु के बाद एक और शासक हुए थे, हालांकि उनको पुष्टि नहीं मिली, तो इस कारण से उनको छोड़ दिया गया और इन्हीं को वास्तविक कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त को ही वास्तविक संस्थापक माना गया कि इनके बाद यही वास्तविक रूप में इन्होंने शासन किया था। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह कुमारगुप्त के बाद शासन करने वाले शासक हैं, यह इस वंश के अंतिम महान शासक हैं। इसके बाद हम देखेंगे इनकी उपाधि के बारे में। उपाधि के बारे में हमें इनकी जो उपाधि है वो क्रमादित्य की मिलती है, विक्रमादित्य की मिलती है। उपाधि जो है इनकी क्रमादित्य की उपाधि मिलती है। यह उपाधि इनके हमें सिक्कों में देखने को मिलते हैं, यानी कि इनकी जो सिक्के हैं, सिक्कों में यह उपाधि देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे इनकी जो दूसरी उपाधि हमें देखने को मिलती है वो विक्रमादित्य की मिलती है, यह हमें भीमतरी अभिलेख में देखने को मिलती है। जो दूसरी उपाधि है वो विक्रमादित्य की देखने को मिलती है। यह भीमतरी अभिलेख में हमें इनकी जो उपाधि है वह देखने को मिलती है, और इनकी तमाम हमें उपाधियां देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बताया। और इसमें इनका जो तीसरा है वो परम भागवत है, परम भागवत। और इसके बाद आप देखेंगे इनके रक्षक करने वाला, रक्षक जो चौथा है वह है रक्षक की इनकी उपाधि मिली है। इन्होंने हुड़ों से अपने गुप्त साम्राज्य को बचाया था, इस कारण से इनको रक्षक की जो उपाधि है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से इनकी जो तमाम उपाधियां हैं हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। इनकी जो प्रारंभिक जीवन थी वो हमने देखा। इसके बाद आपको बता दें कि इनके हमें जो सूचना के कह सकते हैं स्रोत, सबसे पहले हमने स्रोत के बारे में बात करेंगे। स्रोत के बारे में तो इनके जो हमें ज्ञान के स्रोत मिलते हैं, यानी इनके बारे में जो वर्णन देखने को मिल जाती है, इन्हीं की एक भीतरी अभिलेख है, भीतरी अभिलेख, और इनका एक है ताम्रपत्र, हमें ताम्रपत्र देखने को मिलता है, उसमें भी हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है। और मंजूश्री मूलकम, मंजूश्री मूलकम, इसमें भी हमें इनका वर्णन देखने को मिल जाता है, इसमें भी हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से तमाम अभिलेख हैं, इनके सिक्के हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो इनके सिक्के हैं, सिक्कों से भी इनकी जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। आप अपना नोट्स बनाए तो उसमें सबसे पहले किसी भी शासक का नाम लिखे तो उसमें सबसे पहले आप उनके स्रोत, अगर आपको ये पता रहेगा कि उनका स्रोत यानी कि उनके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उनका जो स्रोत है वो किस प्रकार से है, तो आप एक कह सकते हैं कि एक क्रमबद्ध जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। आप जब भी अपने नोट्स को खोलेंगे
तो आपको उसमें अगर एक हिसाब से लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे पहले आप स्रोत की बात करेंगे, उसके बाद आप सबसे पहले आप शासक की बात करेंगे, उसके बाद उनके स्रोत की बात करेंगे, उसके बाद उनके विभिन्न नामों के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जो प्रारंभिक इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी शासक के बारे में। तो उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज मैंने इस क्रम वाइज से आपको सबसे पहले आपको इनके बारे में जो प्रारंभिक बातें थी वो आपको बताई, उसके बाद मैंने आपको इनका समय और तारीख जो था वो आपको बताया, उसके बाद इनकी जानकारी जो मैंने थी वो दी, उसके बाद मैंने इनकी उपाधियां बताई, उसके बाद इनके जो ज्ञान के स्रोत हमें देखने को मिलते हैं वो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से हम इन सभी बातों का समन्वय अपनी क्लास में करते हुए चलेंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले इसको साफ कर लेता हूं। और हाँ, मैंने जैसे जैसे आपको बताया है सारी चीजों को आप एक बार जरूर से जरूर अध्ययन कर लें ताकि आपको इन सभी का जो लाभ है वो आप सभी को मिल सके। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके बारे में जो जानकारी हमें देखने को मिल जाती है इसी प्रकार से देखने को मिलती है। हमने इनकी उपाधियों के बारे में देखा और उसके बाद आपको बता दूं कि हेमचंद्र राय चौधरी हैं हेमचंद्र राय चौधरी। इन्होंने स्कंदगुप्त को स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना है, सबसे शक्तिशाली शासक जो है वह माना है। और एक हमें विद्वान देखने को मिल जाते हैं, इनका नाम हमें वर्णन देखने को मिलता है, इनका नाम हमें मिलता है केपी जायसवाल। केपी जायसवाल। जो केपी जायसवाल हमें देखने को इनके बारे में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है, इन्होंने कहा है गुप्त शासकों में सबसे महान स्कंदगुप्त था। गुप्त शासकों में सबसे महान शासक स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त जो था वह था, उसके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कई विद्वान हैं जो इनके समर्थन में है, इनके तमाम जो बातें हैं वो बताते हैं कि इनके बारे में कि यह जो थे यह गुप्त वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, यानी कि अंतिम थे ही, लेकिन एक महान सम्राटों के बीच में हमें इनका जो वर्णन है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इन्हीं के समय में हुडों का आक्रमण मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। इनके समय में ही हुडों का आक्रमण हुआ है। आक्रमण हुआ था और आपको बता दें कि इनका जो हमें इस बात की जो पुष्टि होती है वो हमें भीतरी अभिलेख से होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हुडों के आक्रमण का जो हमें पुष्टि मिलता है ये किसके शासन में, हुडों का आक्रमण जो है वो किसके शासन काल में हुआ था, यानी गुप्त वंश का उस समय कौन शासक था जो मगध पे शासन कर रहा था, तो वो स्कंदगुप्त था। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि स्कंदगुप्त के ही शासन काल में हमें हुडों का आक्रमण देखने को मिलता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हुड थे ये यूची जाति के थे। अभी हम जब हुडों के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हम देखते हुए चलेंगे। और इन्होंने इनको हराया था, इस बात की पुष्टि जो है इन्हीं के भीतरी अभिलेख में देखने को मिलती है।
इन्हीं के भीतरी अभिलेख में देखने को मिलती है, इन सभी बातों का कि इनके शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था कि नहीं हुआ था, इन सभी बातों का वर्णन जो है हमें इन्हीं के भीतरी अभिलेख में देखने को मिल जाता है। अभी हम इनके अभिलेखों के बारे में देखेंगे, हालांकि मैं पहले इनके जो युद्ध है उनके बारे में बता दूं। और इन्होंने इस युद्ध में जीत प्राप्त की थी, यानी कि हुड़ों को भगा दिया था। इन्होंने हुड़ों को परास्त कर दिया था। हुड़ों को परास्त कर दिया था और इस बात की जो पुष्टि है वो हमें भीतरी अभिलेख में देखने को मिल जाती है। इन्हीं की जो अभिलेख है भीतरी अभिलेख, इसी में हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने इनके बारे में देखा। अब हम एक एक करके इनके अभिलेखों के बारे में देखेंगे कि इनके अभिलेख हैं उसमें क्या हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके अभिलेख, स्कंदगुप्त के अभिलेख। स्कंदगुप्त के अभिलेख में सबसे जो पहला हमें अभिलेख देखने को मिलता है वह जूनागढ़ अभिलेख देखने को मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, जो जूनागढ़ अभिलेख है यह स्कंदगुप्त का सबसे पहला जो अभिलेख कह सकते हैं, यह सबसे पहला अभिलेख है स्कंदगुप्त का सबसे प्रथम अभिलेख है। और इस अभिलेख का वर्णित यानी कि उसको उत्कीर्ण करने का जो टाइम पीरियड है वो हमें 455 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है। इसको अंकित कराने का समय 455 ईस्वी हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखेंगे। और एक बात आपको जूनागढ़ अभिलेख में ही इनके तमाम जो बातें हैं वो हमें देखने को मिलती है कि इन्होंने सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो इसी अभिलेख में वर्णन देखने को मिलता है कि इन्होंने सुदर्शन जो झील थी वो उसका निर्माण जो है वो इन्होंने ही करवाया था। यानी कि सुदर्शन झील हमें देखने को मिलती है कि मौर्य काल से ही जो सुदर्शन झील है वह चली आ रही है, हमें देखने को मिल रही है। यानी अजातशत्रु के काल से ही वो हमें बिम्बिसार यानी कि हर्यक वंश के शासन काल से ही हमें जो सुदर्शन झील है उसका जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। और इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने ही सुदर्शन झील का इन्होंने निर्माण कार्य करवाया, कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा मरम्मत का जो कार्य है उसका जो निर्माण कार्य है वो इन्होंने करवाया था, मरम्मत का कार्य इन्होंने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण कार्य कराया था। इस बात की जो पुष्टि होती है वो हमें जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिल जाती है। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें हमें सुदर्शन झील के निर्माण का जो कार्य है उसको इन्होंने करवाया था, वो सारी हमें बातें जो है वो हमें सुदर्शन झील में देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके ही समय में यानी कि स्कंदगुप्त के शासन काल में हमें भारी बाढ़ का जो सामना है वो हुआ था, यानी कि भारी बारिश हुई थी, उस कारण से इनके राज्य में बाढ़ आ गया था और उसी कारण से ये जो सुदर्शन झील है वह कह सकते हैं कि टूट गया था। तो उसका जो मरम्मत कार्य है वह कार्य इन्होंने करवाया था। यानी कि सुदर्शन झील का जो मरम्मत कार्य है वह इन्होंने करवाया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें हमें एक और वर्णन देखने को मिलता है, हुड़ों को परास्त करने का जो इनका समय है वो मैंने आपको बताया कि इसी में हुड़ों के परास्त करने का जो समय है उसमें देखने को मिलता है। इसमें हुड़ों को स्कंद
गुप्त ने परास्त किया था, इसका वर्णन देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। और एक बार बता दूं कि जब इन्होंने हुडो को परास्त किया था तो उन्होंने महारक्षिति रक्षित का जो उपाधि है वो धारण किया था। महारक्षिति जो थे इस इन्होंने उपाधि धारण की थी। उपाधि महारक्षक रक्षक सॉरी रक्षक महारक्षक की उपाधि इन्होंने धारण की थी। धारण की थी। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनका जो हमें इनके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है इसी प्रकार से देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हुडो को इन्होंने परास्त किया था तो उन्होंने सौराष्ट्र में अपने अपने एक कह सकते हैं कि अपना सेनापति जो था, कह सकते हैं कि सेनापति या अमात्य जो था उसका नाम गोप था। उसको इन्होंने यहाँ का जो है वो सेनापति एक शासक के रूप में इन्होंने यहाँ पे उसको स्थापित किया था। वो कह सकते हैं कि राज्यपाल जो था उसको इन्होंने सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे होगा इनका यहाँ पे जो इनका वर्णन देखने को हमें मिलता है वह हमें है पर्णदत्त। इनका जो था उसको इन्होंने अपना गुप्ता बनाया था। गुप्ता या कह सकते हैं कि राज्यपाल नियुक्त किया था। इन्होंने अपना जो पर्णदत्त थे इनको इन्होंने अपना जो राज्यपाल इनको नियुक्त किया था। पर्णदत्त जो थे इनको इन्होंने अपना राज्यपाल जो है वो अपना नियुक्त किया था। उसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में जो हमें जानकारी और भी देखने को मिलती है। इस अभिलेख में हमें इनके बारे में ये सारी जो जानकारियां हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद इन्होंने इसका जो सुदर्शन झील था उसका निर्माण करवाया था, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद अब हम देखेंगे जो इनका अगला अभिलेख है वह हमें भीतरी अभिलेख देखने को मिलती है। उसमें हमें हुडो को आक्रमण के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। इनकी जो माता थी, यानी कि आप देखेंगे समुद्रगुप्त से लेकर के और जो कुमारगुप्त द्वितीय है उनके वहां तक के माताओं का जो हमें वर्णन है वो इसमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इस स्कंदगुप्त के जो अभिलेख है, सबसे पहला अभिलेख हमें जूनागढ़ अभिलेख देखने को मिलता है और इस जूनागढ़ अभिलेख में हमें यह इनका सबसे पहला अभिलेख है और इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें 455 ईस्वी के आसपास जो है इनका देखने को मिलता है। इसी में ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने सुदर्शन झील का जो है वो निर्माण कार्य करवाया था, क्योंकि इनके समय में बाढ़ आ जाने के कारण से यह जो झील था वो टूट गया था और कृषि कार्य में यह झील बहुत ज्यादा उस समय प्रभावित था। यानी कि कृषि का जो कार्य होता था ये झील के ऊपर सबसे ज्यादा आधारित होता था, यानी कि वहाँ की जो फसल होती थी वह इसी के कारण से ज्यादा उपजती है और इसीलिए इसका मरम्मत उन्होंने करवाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख में भी हमें यह वर्णन देखने को मिलता है। इन्होंने स्कंदगुप्त ने हुडो को परास्त किया था और उसके बाद इन्होंने सौराष्ट्र में अपना एक पर्णदत्त जो थे, पर्णदत्त को ही अपना सेनापति या उपराज्यपाल जो है इन्होंने अपना बनाया था। उनको परास्त करने के बाद, यानी कि हुडो को परास्त करने के बाद सौराष्ट्र में इन्होंने अपना पर्णदत्त को इन्होंने अपना राज्यपाल जो है वह नियुक्त किया था। अब हम देखेंगे इनका जो दूसरा अभिलेख हमें देखने को मिलता है वह हमें भीतरी अभिलेख देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पे साफ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। आप इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा।
इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भीतरी अभिलेख के बारे में। जो दूसरा है वो है हमारा भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हुडों की जो आक्रमण की हमें जानकारी देखने को मिलती है वो इसमें देखने को मिलती है। हुडों के भारत पर आक्रमण की जानकारी देखने को मिलती है। इसी में देखने को मिलती है। इसमें ही ऐसा वर्णन है कि हुड जो थे वो भारत के अंदर घुस आए थे। भारत के अंदर हुडों का कह सकते हैं भारत के अंदर हुड जो थे वो घुस आए थे। भारत के भीतर हुडों का आगमन हो गया था। उसके बाद जो हमें इसका जो तीसरा पॉइंट है वो हमें देखने को मिलता है कि इस अभिलेख में हमें गुप्त काल की जितनी भी माताएं थी, यानी कि आप देखेंगे समुद्रगुप्त से लेकर लेकर जो कुमार गुप्त थे, कुमार गुप्त तक के सभी माताओं का नाम देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनकी जो माता थी उनका हमें वर्णन इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे भीतरी अभिलेख में हमें एक स्वर्ण मंदिर, आप देखेंगे कि इसमें विष्णु भगवान का एक जो मंदिर है उसका निर्माण कराने का जो कार्य है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के मंदिर के लिए एक गांव का अनुदान दिया गया था ऐसा वर्णन हमें देखने को इसमें मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें हमें गुप्तों के द्वारा यानी गुप्त वंश के शासकों द्वारा इसमें हमें गुप्त वंश के शासकों के द्वारा किए गए भूमिदान को दान का कह सकते हैं, इसको एक चलचित्र कह सकते हैं या एक कह सकते हैं कि इसमें हमें सारे भूमिदान का जो वर्णन है वो हमें देखने को मिल जाता है। इसमें सभी भूमिदान का जो वर्णन देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस अभिलेख में हमें इन सभी बातों का जो समन्वय है वो हमें देखने को मिलता है। और हम देखेंगे जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है जो दूसरा है वह है हमारा इंदौर का तामपत्र। इंदौर का अभिलेख कह सकते हैं या इंदौर का तामपत्र कह सकते हैं। इंदौर का तामपत्र इसमें हमें तेलियों के द्वारा यानी कि इसमें हमें तेलियों
के द्वारा तेलियों के श्रेणी, जब मैं आपको वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको श्रेणी के बारे में जरूर बताऊंगा, तो आप इस बात को नोट कीजिएगा कि जो श्रेणी होती थी वो एक समूह का नाम हुआ करता था। यानी कि आप देखेंगे कि जो तेलियों का जो समूह था उसको श्रेणी कहते हैं, कि तेलियों के समूह के द्वारा, तेलियों के समूह के द्वारा विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर मंदिर के निर्माण का कार्य कराया गया था, का कार्य कराया गया था, ऐसा वर्णन हमें इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा चौथा अभिलेख है, चौथा अभिलेख है, यह इनका सबसे कह सकते हैं गढ़वा अभिलेख। यह अभिलेख गढ़वा अभिलेख, जो गढ़वा का अभिलेख है, इसमें हमें इनकी कह सकते हैं कि इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, यह इनका सबसे आखिरी हमें अभिलेख देखने को मिलता है। यह स्कंदगुप्त का, गुप्त के शासनकाल का, शासन काल का आखिरी या अंतिम कह सकते हैं, अंतिम अभिलेख है, अभिलेख है। और इसके बारे में एक बात आपको बता दूं कि इसका जो टाइम पीरियड है वह हमें सन 467 ईस्वी, 467 ईस्वी में यह वर्णित है, अंकित कराया गया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें जानकारियां देखने को मिलती हैं वो इनके अभिलेख जो है वो हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि गुप्त काल के जो हमें सिक्के हैं उसमें हमें क्या वर्णन देखने को मिलता है, इनमें हमें गुप्तों के बारे में क्या जानकारी है वो प्राप्त होती है। हम देखेंगे अब गुप्त काल के सिक्के, आप अभिलेखों के बारे में मैंने आपको बताया, अब हम देखेंगे गुप्त काल के सिक्कों के बारे में, इनके जो सिक्के थे उसमें हमें क्या क्या वर्णन देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी स्टार्ट होगा कि इस चैप्टर के बारे में, यानी कि इस बातों के बारे में आपसे सबसे ज्यादा जो सवाल है वो पूछे जाते हैं कि गुप्त वंश के किस शासक के शासन काल में हमें दूषित कह सकते हैं कि दूषित हमें स्वर्ण सिक्के जो है वह देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा मिश्रित सिक्के, सबसे ज्यादा स्वर्ण दूषित सिक्के, सबसे ज्यादा अपवित्र सिक्के जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमें स्कंदगुप्त के शासक काल में देखने को मिलती है। यानी कि इतिहासकार जो है वह इस बात के आधार पे इस चीज की मूल्यांकन करते हैं, इस बातों के आधार पे इस तथ्य का मूल्यांकन करते हैं कि इनके शासन की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी ज्यादा डगमगा गई थी अंतिम दिनों में, और इस कारण से इन्होंने 144 ग्रेन के जो सिक्के हैं वो इन्होंने ढाले थे। यानी कि सोने के सिक्के इनके जो है आप देखेंगे कि अगर 24 कैरेट का जो सोने का सिक्का होता है वो 24 कैरेट का होता है, यानी कि आप देखेंगे 26 ग्राम का हमें जो प्राचीन काल में सिक्के देखने को मिले हैं वो हमें 26.4 ग्राम के, 26.40 ग्राम के ऐसे में वर्णन देखने को मिले हैं। लेकिन हम स्कंदगुप्त के शासन काल में देखेंगे कि उसमें 144 ग्राम का हमें सिक्का देखने को मिलेगा, यानी कि 144 ग्राम का, उसमें जितनी धातुओं का मिश्रित होता है तो वो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि एक दूषित हमें जो सिक्का है वो हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो हम देखेंगे इनके सिक्कों के बारे में, स्कंदगुप्त के सिक्के। आप इस सभी बातों को एक ऐसे ही पॉइंट से आप नोट करेंगे तो क्या रहेगा कि आपके सारे जो टॉपिक्स हैं मैं आपको एक बाय एक, वन बाय वन आपको पढ़ाता हुआ चलता हूँ, तो उसमें आपको समझ आएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है वो आपको ये बात नोट करनी है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में सबसे ज्यादा दूषित सिक्के चलाए गए थे। स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त वंश का सबसे दूषित सिक्का चलाया गया था। गुप्त वंश का
वंश का सबसे दूषित सिक्का चलाया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हमें किसी भी फील्ड के बारे में या फिर किसी भी कल्चर के बारे में जानना होता है तो सबसे पहले हम उसकी आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं। तो उनका जो आर्थिक व्यवस्था था वो कैसा था। तो हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के शासन काल में आते आते जो गुप्तों की आर्थिक व्यवस्था थी वो डगमगा गई थी और उनकी जो स्वर्ण मुद्रा यानी कि आप देखेंगे कि जो 26 ग्रेन के हुआ करते थे वह हमें अब 144 ग्रेन के देखने को मिलेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि इनके सिक्कों में चांदी सोने, इनके सिक्कों में रजत और स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे। और इसमें जो हमें सोने का सिक्का देखने को मिलता है, इसमें जो सोने का सिक्का देखने को मिलता है वह 144 ग्राम का देखने को मिलता है। 144 ग्राम का देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें तमाम प्रकार के जो सिक्के हैं वो भी देखने को मिलते हैं। स्कंदगुप्त के स्वर्ण मुद्राओं में मिलावट है, वो भी हमने आपको बताया कि इसमें हमें मिलावट देखने को मिलती है। ऐसे भी पूछा जा सकता है। इनके सिक्कों में मिलावट है, देखने को मिलता है। तभी तो इनके जो 24 कैरेट के सोने के सिक्के होते थे वह 144 ग्राम के हो गए थे। यानी कि आप देखेंगे कि इनके जो सिक्के हैं उसमें मिलावट किए जाने के कारण यह 144 ग्राम के हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने राजलक्ष्मी नाम के अंकन के सिक्के, इन्होंने राजलक्ष्मी या लक्ष्मी प्रकार के सिक्के जारी किए थे। और इनके सिक्कों में आपको बता दें, इनके सिक्कों में हमें तांबे के एक भी सिक्के देखने को नहीं मिलते। यानी कि आप देखेंगे कि गुप्त वंश में यह पहला हमें शासक देखने को मिलेगा जिसने तांबे के जो सिक्के हैं वह जारी नहीं किए थे। गुप्त वंश का यह शासक ने तांबे के सिक्के नहीं जारी किए थे, उसके बाद हमें इनके जो रजत के सिक्के देखने को मिलते हैं वह दो प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। इनके जो रजत के सिक्के हैं उसमें हमें सबसे जो उत्कृष्ट है, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि इनके जो रजत प्रकार के सिक्के हैं वो किस प्रकार में है, किस फ्रेम में है, तो मैं आपको बता दूं। इनके रजत प्रकार के सिक्के जो हैं, सिक्के दो प्रकार के मिले हैं, दो प्रकार के मिले हैं। जो पहला हमें सिक्का देखने को मिलता है वो हमें नंदी बैल के आकार का देखने को मिलता है। नंदी
नंदी बैल, क्या कह सकते हैं, वृषभ, वृषभ आकार का, प्रकार का। और जो हमें दूसरा सिक्का देखने को मिलता है, इस पे हमें नंदी का अंकन देखने को मिलता है, वो हमें वेदिका प्रकार का देखने को मिलता है। जो दूसरा सिक्का है वेदिका प्रकार का, सिक्का जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जो नंदी प्रकार का हमें सिक्का देखने को मिलता है, उन सिक्कों में हमें वृषभ का आकृति, यानी कह सकते हैं नंदी बैल का जो आकृति है वो हमें देखने को मिला है। उसके बाद हम देखेंगे जो वेदिका प्रकार का है, इसमें हमें यज्ञ वाली वेदिका जो होते हैं उनका हमें अंकन जो है वो इस पे देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो उपाधियां हैं इस पे हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि इनके बारे में जो जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं वो हमें इनके सिक्कों और अभिलेखों से देखने को मिलते हैं। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इनके सिक्कों के बारे में। आपको बता दो कि इनके सिक्कों में जो स्कंदगुप्त का शासन काल में आप देखेंगे गुप्त वंश का सबसे दूसरी सिक्का जो है, मैंने आपको बताया कि इन्हीं के काल में दूसरी सिक्का चलाया गया था, क्या कह सकते हैं मिलावट वाला जो सिक्का था वो चलाया गया था, जो कि 144 ग्रेन का था, जो 26 ग्रेन का हुआ करता था और वो 144 ग्रेन का हो गया था। उसके बाद इनमें हमें मिलावट देखने को मिलती है। और हम देखेंगे कि इस पे हमें इनके जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उस पे हमें राजलक्ष्मी या लक्ष्मी का अंकन हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारी लक्ष्मी माता है उनका अंकन जो है वो हमें इसमें देखने को मिलता है इनके सिक्कों में। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने कोई भी तांबे के सिक्के जो थे वह नहीं चलाए थे। इन्होंने एक भी तांबे का सिक्कों का जो प्रचलन है वो नहीं किया था, उसमें हमें तांबे के सिक्कों का प्रचलन देखने को नहीं मिलता। और इनके रजत प्रकार के 2 सिक्के मिले हमें, इनके रजत के 2 सिक्के देखने को मिले हैं। और जो पहला सिक्का है वह नंदी बैल के आकार का है, यानी कि वृषभ आकार का हमें जो अंकन है उसमें देखने को मिलना है। और जो दूसरी हमें सिक्का देखने को मिली है वह हमें वेदिका प्रकार की अंकन देखने को मिला है, यानी कि आप देखेंगे यज्ञ में आहुति करते हुए इनका जो अंकन है वो हमें देखने को मिला है और इनकी जो हमें तमाम उपाधियां हैं इस पे देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। और इनके बाद यानी कि अब देखेंगे इनका जो शासन काल है वो हमें 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक का देखने को मिला है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो शासन काल है वो खत्म हो जाता है और इनके शासन के हमें छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इन्हीं के बाद से जो गुप्त वंश है वो 3 भागों में विखंडित हो जाता है। इनके बाद गुप्त साम्राज्य 3 भागों में विभाजित हो जाता है। तो हो जाता है। तो हम अब इसके आगे का जो क्लास है वो अब हम गुप्त वंश के विघटित होने वाले जो टॉपिक्स हैं उस पर हम बात करेंगे। और इनके बाद जो शासक हुए हैं, छोटे मोटे शासक हैं, यानी आप देखेंगे कि पुरुगुप्त हैं और जो हमें तमाम इनके कह सकते विष्णुगुप्त हैं, पुरुगुप्त हैं और कुरुगुप्त हैं, ऐसे हमें तमाम जो गुप्त वंश के शासक देखने को मिलते हैं। हम इसको इन सभी के बारे में हम आगे जो हमारा क्लास होगा उसमें हम इन सभी का वर्णन करेंगे। और हम देखेंगे कि हुड़ों का आक्रमण से यानी कि गुप्त वंश के विघटन के बारे में क्या जो तथ्य थे वो इम्पोर्टेंट थे, कि इनका जो विघटन हुआ किस कारण से हुआ, इन सभी बातों का जो एक कह सकते हैं क्रमबद्ध जो जानकारी है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का जो क्लास है हमारा यहीं तक रहेगा और हम कल अब गुप्तों के विघटन और इनके बाद इनके पूर्ववर्ती जो गुप्त शासक हैं उनके बारे में देखेंगे और हुड़ों के आक्रमण के बारे में देखेंगे, उनके बारे में जो जानकारियां हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारा ये क्लास है वो इस सीरीज का ये जो पहला पेपर था वो हमारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो प्रारंभ से लेकर 600 ईस्वी तक का जो है वो प्रारंभ होगा। तो अभी का जो हमारा क्लास है वो आज तक का यही रहेगा। चलते हैं, जय हिंद।